हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, जैसा आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2 ढाई महीने से मैं इंडिया से निकला हुआ हूँ। मतलब मैं अब इंडिया में रहता ही नहीं हूँ, कुछ दिनों के लिए कभी कभी जाता हूँ। तो मैंने अभी ये जो 4 कंट्री कवर की है या कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों का इमिग्रेशन को लेकर के बहुत सवाल होता है। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने इमिग्रेशन के एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ शुरू से अभी तक। मतलब जो भी ये इस जर्नी के दौरान, ऐसे तो बहुत सारे इमिग्रेशन हुए हैं। तो 4 कंट्री तो ये है, जिसमें कि थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है। और हम इसमें इंडिया को भी लेके चलेंगे क्योंकि शुरुआत इंडिया से ही हुई थी। पर अभी इंडिया में आखिरी वाला इमिग्रेशन रह गया क्योंकि जब मैं इंडिया वापस जाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कलकत्ता से। मैं गोवा से पहले कलकत्ता आया। मैंने गोवा से फ़्लाइट ली, कलकत्ता आया। कलकत्ता में मैं 2 से 3 दिन रहा, 3 दिन रहा शायद। और फिर मैंने कलकत्ता से बैंकॉक की फ़्लाइट ली। गोवा से डायरेक्ट बैंकॉक की फ़्लाइट नहीं थी, इसलिए मैंने गोवा से बैंकॉक की फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, इसलिए मैंने कलकत्ता को चुना। दिल्ली को क्यों नहीं चुना? क्योंकि एक तो दिल्ली के बारे में मेरे क्या विचार हैं और मैं दिल्ली को क्यों नापसंद करता हूँ, या उत्तर भारत को, और क्यों मैंने दिल्ली छोड़ी, ये सब लोगों को मालूम है, मेरे कई वीडियो पड़े हुए हैं। दूसरा, दिल्ली को मैं सिर्फ एज ए एयरपोर्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट अगर मुझे दिल्ली में रुकना भी पड़े तो पिछले 1.5-2 साल के अंदर मैं कई बार दिल्ली गया हूँ, पर मैं सिर्फ एयरपोर्ट के आसपास रहता हूँ और वहीं से चले जाता हूँ। तो ये दिल्ली को मैंने इसलिए भी नहीं चुना क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त ठंड थी उस समय, आज से 2 ढाई महीने पहले। तो मैं गोवा से कलकत्ता आया। कलकत्ता में 2-3 दिन रुका और कलकत्ता से मेरी बैंकॉक की फ़्लाइट थी। तो पहला इमिग्रेशन मेरा कलकत्ता में हुआ, कोलकाता। कोलकाता में जो इमिग्रेशन हुआ दमदम एयरपोर्ट पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वो अब तक का मेरा सबसे अच्छा इमिग्रेशन था, क्योंकि वहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे, उनसे मेरी बड़ी अच्छी बातचीत हुई और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन वो अपने कैबिन से भी बाहर निकल के आए और उन्होंने मुझसे हाथ भी मिलाया और कहा कि आप जैसे लोग हमारा, मतलब हम जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो लोग पहली बार ये वीडियो पे आए होंगे उनको बता दूं मैं कि मेरा मैंने पासपोर्ट 2018 में बनाया था, तो उस समय मेरा वेट 75 किलो से ज़्यादा था। अभी मेरा वेट 59 kg है। और उस समय मेरे बाल भी नहीं थे, मतलब मैं गंजा था, बिल्कुल गंजा, मतलब बाल कटवा रखे थे मैंने। वो एस्ट्रोलॉजी के टाइम की बात है। तो बिल्कुल भी शक्ल मैच नहीं करती, बिल्कुल भी शक्ल मैच नहीं करती है। तो इसकी वजह से मुझे हर जगह बोर्डिंग पास लेते टाइम या जहाँ भी मैं पासपोर्ट दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन जरूर खड़ा होता है। स्पेशली इमिग्रेशन पर कई बार मेरे को हर मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, पर इस बार वो इतने पॉजिटिव थे। उन्होंने देखा, वो करे यार हम ना, मतलब आपके जैसे लोग हमें 10,000 में एक मिलते हैं। कह रहे हम यहाँ रोज सैकड़ों लोगों से डील करते हैं, 10,000 में एक केस आता है आपके जैसा। मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं। कह रहे जिसकी पासपोर्ट से शक्ल नहीं मैच करती। मैं कहा वो तो बहुत सारे होते होंगे, तुम लोगों की उम्र बढ़ती। कह रहे हाँ उम्र बढ़ती है, इस वजह से मैच नहीं करती, वो तो समझ में आता है। कोई आदमी अपनी उम्र से 15-20 साल यंग दिख रहा है, तो ये बहुत रेयर केस होता है। तो उन्होंने मुझे सजेशन भी दिया कि आप ऐसी कुछ आईडीज जरूर कैरी करना जिसमें आपके रियल फेस से मैच करते हो। तो मेरे पास होती है ऐसी आईडी, जो मैं बाद में दिखाता हूँ। मतलब इसकी वजह से मैं कभी अटका नहीं, पर दिक्कत आती है या टाइम बहुत लगता है कई बार। दूसरा, मेरे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है ईसीआर, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, क्योंकि मैं 9th पास हूँ। तो 10th पास जो नहीं होते हैं उनके पासपोर्ट पर ये लिखा जाता है, या जिनका भी पासपोर्ट बनाते टाइम थोड़ा सा डाउट जाता है तो वो लिख देते हैं ईसीआर, मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। उसमें क्या होता है, उसमें आपसे कुछ सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। पीछे की तरफ लिखा होगा पासपोर्ट की बैक, सबसे लास्ट पेज पे या उसके पीछे। तो उसमें आपसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मुझसे हर बार सवाल पूछते हैं, अपने पिताजी का नाम बताओ, घर कहाँ है, क्या करते हो, क्यों जा रहे हो, इतनी कंट्री क्यों गए, पहले क्यों गए थे, अभी क्या है। या कई बार क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, किससे मिलने जा रहे हो, वहाँ पर नौकरी ढूंढ लिया आपने, या वहाँ पर कोई काम करने जा रहे हो। इस तरह के भी काउंटर क्वेश्चन के तौर पे भी पूछते हैं कि भी मतलब आदमी हड़बड़ा जाए। मेरे घर का एड्रेस पूछेंगे, कंफर्म करेंगे, क्योंकि वो उनको जब लिखा है तो उनको 2-4 सवाल पूछना है, वो उनकी ड्यूटी है। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगता है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लोग बहुत बदतमीजी कर जाते हैं, वो थोड़ी सी बड़ी दिक्कत वाली बात लगती है कि आप इंसल्ट कैसे कर सकते हो किसी की। वो भी जब खास तौर पे जब मैं इंडिया वापस आता हूँ उस समय। तो वो एक्सपीरियंस जो था मेरा बहुत अच्छा था, मतलब बहुत फ्रेंडली थे। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो 4-5 किलो वेट लूज करने में भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है और हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया।
फिर मैंने बताया कि नहीं, मैं साइकिलिस्ट रह चुका हूँ, मैंने साइकिलिंग भी की है और ये कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल चलाई, काठमांडू से दिल्ली। तो कई एक दो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं जिन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम लिंक भी शेयर किया, मतलब कि अपना इंस्टाग्राम, वो मोबाइल नहीं यूज़ करते उस समय, तो वो लिख लेते हैं। एक दो गोवा में एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरा चैनल का नाम लिया था, सजेशन भी दिए। जब पहली बार मैं गोवा से दुबई गया तो मेरे को उन्होंने 1.5 घंटा, मेरा 1 से 1.5 घंटा मेरा खर्च हुआ उसमें, पर उन्होंने बहुत फ्रेंडली तरीके से बात की और बहुत सारे मतलब सजेशन भी दिए, सवाल तो पूछे, वेरीफाई कर लिया कि हाँ बंदा जेन्युइन है। क्योंकि इनको ये होता है कि यार 10वीं इसने की नहीं है, 10th पास है नहीं और दुबई जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वहाँ जाके नौकरी करेगा। पर मैं सोचता हूँ कि यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो ये सच भी हो, भाई अगर आपके देश में काम नहीं है या कोई बंदे के अंदर है दम वहाँ जाके काम करने का, तो काम कर रहा है ना भाई। आप टूरिस्ट वीजा पे वो जा रहा है, वो वापस नहीं आ रहा है, तो वो वहाँ की गवर्नमेंट देखेगी ना। उनकी गवर्नमेंट को तो उनके ऊपर पूरा भरोसा है। वो तो कुछ नहीं है, आपकी बस फोटो खींचते हैं, आंखों का रेटिना लेते हैं, स्टैंप मारते हैं, उनको मालूम है आप कुछ भी करोगे उठा के बाहर फेंक देंगे वो। तो पर उन्होंने मेरे को सजेशन दिया, उनके कहने पर ही मैंने एक विजिटिंग कार्ड बनाया। उन्होंने कहा एक विजिटिंग कार्ड बनाओ जिस पर आपके चैनल्स के नाम वगैरह लिखे होंगे कि आप क्या करते हो, मतलब हम आप ऐसे तो कोई भी बोल देगा मैं ये हूँ मैं वो। तो मुझे अच्छे सजेशन आए। उन्होंने बोला कि आप ना 10th का दोबारा एग्जाम, मतलब एग्जाम दो प्राइवेट जो होता है ओपन स्कूल से, और उसका सर्टिफिकेट लेके फिर एक दोबारा नया पासपोर्ट बनाओ। कईयों ने बोला कि आप नई फोटो के साथ पासपोर्ट बनाओ, पर अब इन चीज़ों में मुझे रस आने लग गया, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो कोलकाता का एक्सपीरियंस जो था इमिग्रेशन का बहुत बढ़िया रहा इस बार इंडिया से। उसके बाद में थाईलैंड आया। थाईलैंड जो है वो 10 नवंबर से 10 मई तक, ये 6 महीने वीज़ा फ्री है इंडिया के लिए। मतलब आपसे ना तो कोई डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, ना आपसे वीज़ा फीस ली जाएगी। जो पहले वीज़ा फीस थी ना 2000 बात, वो अभी 6 महीने के लिए बंद की हुई है, उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया इंडिया के लिए। तो वहाँ तो लाइन तो बहुत लंबी थी और यूरोपियंस भरे पड़े थे और इंडियंस भी बहुत थे। तो वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा आपने पासपोर्ट दिया, वो आपकी फिंगरप्रिंट लिए उन्होंने, आंखों का फोटो लिया, रेटिना वगैरह जो भी होता है, और स्टैम्प मारी और ओके, 30 डेज का वीज़ा। वैसे 15 दिन का वीज़ा 2000 बात में मिलता है, अभी 30 दिन का वीज़ा 6 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब बिल्कुल फ्री वीज़ा है। तो फिर ये तो थाईलैंड के इमिग्रेशन में तो कुछ था ही नहीं। हाँ, जब ये नॉर्मल हो जाता है तो फिर आपसे 2000 बात इनकी फीस है, और एक्सप्रेस वीज़ा के नाम पे 200 बात एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं कि अगर आपको लाइन वाइन में नहीं लगना है, जल्दी काम करवाना है, उसमें सवाल जवाब कम होते हैं, तो 200 बात एक्स्ट्रा होते हैं जो अनऑफिशियल होते हैं। और तो इस बार थाईलैंड के एक्सपीरियंस में तो ऐसा कुछ है नहीं, सीधा स्टैंप मारी 30 दिन का और ओके। उसके बाद में थाईलैंड 30 दिन रहा। इस 30 दिन के दौरान मैंने अपनी वाइफ को भी बुलाया 8 दिन के लिए। वाइफ आई गोवा से बेंगलोर कनेक्टिंग फ्लाइट से, फिर बैंकॉक, बैंकॉक से उसने फिर पतिया आई। तो उसने भी अपना एक्सपीरियंस बताया कि इंडिया में बोर्डिंग पास देते टाइम उन्होंने, क्योंकि उसके उसकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थी, तो उससे बोर्डिंग पास देते देते टाइम ये पूछा कि भाई आपके पास कितना कैश है, कैश शो करो। तो उसको शो करने पड़े डॉलर्स, उन्होंने डॉलर्स की फ़ोटो खींची, पासपोर्ट की फ़ोटो खींची। तो अच्छा, कई बार मैंने देखा कि इमिग्रेशन से ज़्यादा बोर्डिंग पास देने वाले जो एयरलाइंस होती है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती हैं। कई बार ऐसा हुआ है, इसमें इस बार में भी कई बार हुआ है। और उसके बाद जब वो वापस गई 8 दिन बाद, तो भी उसका इमिग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि जब वो मुंबई, क्योंकि उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी अगेन गोवा से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है, तो मुंबई से कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो मुंबई में इमिग्रेशन जब हुआ तो बहुत सवाल जवाब पूछे गए। वो उसने कहा मेरा आधा पौना घंटा खराब हुआ, क्योंकि उसमें उसके बाल लंबे थे, अभी उसने बाल अपने छोटे करा रखे हैं। तो कि ये आप ही हो, आपकी फ़ोटो है, फिर किसी से दूसरे ऑफिसर को बुलाया, वो उससे वेरीफाई किया क्यों गए थे, और मतलब ऐसे ही बस सवाल जवाब पूछते पूछते मैं आधा पौना घंटा खर्च करके फिर ओके। तो अगर आप सही हो तो आपको डरना नहीं है किसी भी बात पे, और वो उनको दिख जाता है कि हाँ भी बंदा जेन्युइन है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक अलग ही होता है। वो सवाल जवाब करते हैं, जहाँ पे बंदा गलत होगा वो लड़खड़ा जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपने पूरे रखो। वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको मस्ट, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है आपको चाहिए चाहिए इमिग्रेशन में, किसी भी नई कंट्री में या किसी भी कंट्री में जाने के लिए। तो ये उसके भी दो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिए। उसके बाद मैं थाईलैंड से कंबोडिया गया, पर यहाँ पर मैं बाई रोड गया। तो थाईलैंड से कंबोडिया जाने के लिए एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई कंट्री ये बोले कि भी इस कंट्री से इस कंट्री में, हमारी कंट्री में आने वालों को हम वीज़ा फ्री देंगे या वीज़ा ऑन अराइवल देंगे, तो ये बात ध्यान रखना कि हर एंट्री पॉइंट से ये नहीं होगा।
जैसे मैं सिंगापुर से मलेशिया गया तो सिंगापुर से मलेशिया के 2 एंट्री पॉइंट है, एक वुडलैंड एंट्री पॉइंट और एक तुआस लिंक। तो मलेशिया सिंगापुर से एंट्री करने पर वीजा ऑन अराइवल देता है इंडियंस को। तो बहुत सारे इंडियंस किसी भी एंट्री पॉइंट से घुस जाते हैं। वुडलैंड से वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा। वुडलैंड एंट्री पॉइंट से सिंगापुर से मलेशिया जाने पर आपको वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलेगा, आपको वापस आना पड़ेगा केवल टुआस लिंक से। तो ये बात ध्यान रखना कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के कई सारे जगह पर एंट्री पॉइंट होते हैं, पर उनमें से वीजा ऑन अराइवल या इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बहुत पर्टिकुलर पॉइंट पर ही मिलती है, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे वो बाई रोड हो। ये बात ध्यान रखना, ये गलती मत करना कि अरे ये कंट्री तो हमें वीजा ऑन अराइवल देगी, तुम उठा के किसी भी एंट्री पॉइंट से घुस जाओगे, धक्के खाओगे बाद में। बहुत सारे लोग वुडलैंड से एंट्री करते हैं मलेशिया में और उनको वापस भेज दिया जाता है, फिर उनको टुआस लिंक से जाना पड़ता है। उसमें बहुत झंझट हो जाता है, क्योंकि आप सिंगापुर से एग्जिट ले लेते हो या फिर बहुत ज़्यादा आपको है तो ई वीज़ा लेके जाओ। तो थाईलैंड से कंबोडिया जब मैं गया तो उसके लिए कंबोडिया वीज़ा ऑन अराइवल देता है इंडियंस को। डायरेक्ट भी देता है या नहीं देता ये तो मालूम नहीं, पर थाईलैंड से आने पर कंबोडिया वीज़ा ऑन अराइवल देता है। थाईलैंड का लैंड बॉर्डर लगता है थाईलैंड के साथ, कंबोडिया का थाईलैंड के साथ लैंड बॉर्डर लगता है और कई सारे पॉइंट है एंट्री के। पर केवल अरण्या प्राथित एक जगह है जो थाईलैंड का एक आखिरी शहर है कंबोडिया वाले बॉर्डर पर, अरण्या प्राथित से ही आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। तो मैं यहाँ से बैंकॉक से अरण्या प्राथित गया, बाई बस और बाई वैन दोनों जाती हैं। मैं वहाँ पहुँचा, 6-7 घंटे में आप पहुँच जाते हो। अरण्या प्राथित में रुका 2-3 दिन और वहाँ नहीं, एक ही दिन रुका मैं, एक ही दिन में रुका। अगले दिन मैंने कंबोडिया में एंटर करना था। बहुत प्यारी जगह है अरण्या प्राथित, मुझे पता होता तो मैं 1-2 दिन और रुकता। अब मेरा वीज़ा खत्म हो रहा था, नहीं तो मेरे को अगले दिन एंट्री करनी पड़ रही थी, नहीं तो मैं रुक जाता 2-4 दिन और। कंबोडिया में जैसे ही एंटर किया तो यहाँ से तो कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछा गया, कोई चेकिंग नहीं हुई सामान की, कोई कुछ नहीं, सीधा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप मारी, आपकी फिंगरप्रिंट फोटो लिए, स्टैंप मारी, ओके, एग्जिट दे दिया थाईलैंड ने। उसके बाद जैसे ही मैं कंबोडिया के इमिग्रेशन में एंटर किया मैंने, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो वहाँ पर एक कैबिन कई सारे बने हुए थे, अंदर वही सब स्टैंप वगैरह ये सब चल रहा था। एक सीनियर ऑफिसर बाहर खड़े थे, उन्होंने सीधा मेरे हाथ से हाँ देखा बड़े रौब से और मेरे से हाथ से पासपोर्ट लिया और उन्होंने कहा कि भी हाउ मच मनी यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं। तो मैंने बोला कि मेरे पास है $500-600 डॉलर हैं, मेरे पास थाई बात भी है। तो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने थाई बात में 1200 थाई बात की फीस लगती है और कुछ अनऑफिशियल लगती है जिसको हम ब्राइब भी कहते हैं। तो उन्होंने राउंड फिगर उन्होंने $1500 1500 थाई बात बना रखा है। और डॉलर की बात करें तो आई थिंक $35 है, $35। तो मैं डॉलर बचा के चलता हूँ, तो मैंने जैसे उनको डॉलर के साथ थाई बात दिखाया, उन्होंने उसमें से थाई बात में से हजार हजार के 2 नोट, 2000 के 2 थाई बात के नोट ले लिए, 500 थाई बात मुझे रिटर्न कर दिया। और हाँ, मेरे पास 500 का था, मैंने कहा पता नहीं रिटर्न करेंगे नहीं करेंगे, मैंने थाई बात 500 का दे दिया, उन्होंने 1000 मेरा वापस किया, मतलब 1500 थाई बात उन्होंने मुझसे ले लिए। और उस पर उन्होंने एक स्टिकर वीज़ा मिलता है, तो कंबोडिया का एक स्टिकर वीज़ा लग गया 1 महीने का। और मैं बड़ा खुश ही, काम हो गया फटाफट, क्योंकि मैं जहाँ पर पैसा खर्च होता है वहाँ कर देता हूँ, मतलब मेरे को टाइम बचाना होता है, मैं पैसा बचाने के लिए टाइम कभी वेस्ट नहीं करता। मैं बड़ा खुश, मैं बैठ गया उधर, उन्होंने फॉर्म वॉर्म दिया भरने को, भर लिया। उसके बाद इमिग्रेशन की स्टैंप लगनी थी, स्टिकर वीज़ा लगता है, फिर उसके बाद इमिग्रेशन एक पुलिस की स्टैंप लगती है, वही इमिग्रेशन स्टैंप कह लो। तो इमिग्रेशन ने स्टिकर वीज़ा लगा दिया, फिर पुलिस फिंगरप्रिंट वगैरह फोटो लेती है आपकी। और वो तो मैं तो बड़ा खुश कि हमने तो ब्राइब दे के काम करवा लिया और बैठा हुआ हूँ। उसके बाद मैं लाइन में लगा, मेरा नंबर जब आया तो सबको वो 2 मिनट में फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, चलो अंदर, फोटो खींच रहे हैं, सीधा स्टैंप मारी, चलो अंदर। मैं बड़ा खुश अब कि मेरे पास तो स्टिकर वीज़ा है, लेकिन इनको स्टैंप ही तो मारनी है। जैसे ही उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा कि भी ये इंडिया का पासपोर्ट है, खोला भी नहीं उसको, उन्होंने साइड में रख दिया, ऑफिसर को इशारा किया, एक दूसरा ऑफिसर आया, उसको मुझे साइड में ले गया। उसने कहा आप साइड में आ जाओ, मैं आ गया। तो मुझे एक हॉल में ले गए, हॉल के अंदर एक कमरा था, उस कमरे में ले गए। वहाँ ऑलरेडी जब मैं हॉल में एंटर किया तो 2-3 लोग और बैठे हुए थे जो मुझे इंडियंस ही दिख रहे थे, हमारी तो शक्लें एक जैसी बता देती हैं। तो मेरे को वो कमरे में ले गए और वहाँ पर बैठ के सवाल जवाब करने लगे कि भी कितने दिन के लिए आए हो, एग्जिट की टिकट दिखाओ। तो मैंने फ़्लाइट बुक कर रखी थी, तो मैंने वो फ्लाइट की टिकट कह रहे फ्लाइट वेरीफाई नहीं हो रही कि कंफर्म बुकिंग है कि नहीं है, पेड बुकिंग। मैंने कहा पेड बुकिंग है, मैंने पैसे दिए, मेरे अकाउंट से पैसे कटे हैं। मुझे काफ़ी देर वो चेक करते रहे। फिर वो कभी कोई और ऑफिसर आ रहा है, ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ जिसमें से पैसे कटे हैं, भी जितने पैसे की टिकट है वो दिखाने लगा। तो कमाल की बात है कि मेरे ऐप में वो पैसे कटे ही नहीं थे, क्योंकि वो अपडेट नहीं हुए थे, कट तो चुके थे, वो अपडेट नहीं हुए थे।
तब तक फिर मैंने घर से अकाउंट की वेबसाइट से स्टेटमेंट मंगवाई जिसमें पैसे कटे हुए थे। इधर उधर के सवाल जवाब, कितने पैसे हैं, पैसे दिखाओ, मैंने पैसे दिखाए उनको, डॉलर्स, थाई बात दिखाए, फाइनली बैंक स्टेटमेंट्स दिखाई। मतलब उन्होंने मेरा आधा पौना घंटा खराब किया, बैठा के रखा। और उसके बाद में कि मैंने कहा मैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए हूँ, मैं उसके ये मेरी एग्जिट टिकट है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और उसमें लिखा होता है सिंगल एंट्री और वर्क नहीं, आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। तो फिर फाइनली भाई साहब क्या बोले, कॉफ़ी के लिए पैसे दे दो, कि हमें कॉफ़ी के लिए पैसे दे दो। सी ऑफिसर, इमिग्रेशन, वो पुलिस ऑफिसर या जो भी, आपको मुझे नहीं मालूम, इमिग्रेशन का तो काम हो चुका था, पुलिस स्टैंप लगाती है, तो बॉर्डर पुलिस बोलते हैं ना उसको, कॉफ़ी के लिए पैसे दे दो। मैंने कहा कितने, कह रहे 500 बात। मैंने कहा 500 बात की कॉफ़ी पियोगे? नो, मी एंड माई सीनियर, मी एंड माई सीनियर, करते करते मैंने 300 बात दिए उनको। और वो फिर कुछ नहीं, फिर वो मुझे लेकर के गए और खुद ही जा करके उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप मारी और ओके। और वो जो बाहर लोग बैठे थे, मैंने उनसे पूछा तो उसमें से 2 बांग्लादेश से थे, 1 पाकिस्तान से थे। अब मैं इस बात पे खुश हो सकता हूँ कि मुझे उनसे बेहतर ट्रीट किया, या मैं इस बात पे अफसोस कर सकता हूँ कि इतनी तमाम कंट्री के लोग थे, फॉरेनर्स थे, यूरोपियंस थे, कुत्ते तक लेके आए थे, उनसे एक सवाल नहीं पूछ रहे। और मेरा पासपोर्ट खोला भी नहीं उन्होंने, कि भी मतलब स्टिकर वीज़ा लग गया है या ये ई वीज़ा लेके आया है या क्या, कुछ भी नहीं खोल के देखा। सिर्फ पासपोर्ट देखा, इंडिया का साइड में रख दिया। तो यहाँ आप प्रॉब्लम कर रहे हो, सबको करो, आप जब सिर्फ स्पेशली इंडियंस को करते हो तब मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। और मैं अपने से नीचे वालों को देख के खुश नहीं हो सकता कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा पैसे दे देना अगर हो तो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कंबोडिया से मैं आया वियतनाम। तो कंबोडिया से वियतनाम, तो एक बात ध्यान रखना, वियतनाम इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल नहीं देता है, चाहे आप लैंड बॉर्डर से आओ, चाहे आप बाई फ्लाइट आओ, कैसे भी आओ, आपको वीजा ऑन अराइवल वियतनाम नहीं देता है। तो मैंने वियतनाम का वीज़ा जो है, ई वीज़ा मंगवा लिया था। मतलब बोलते हैं 6 से 7 दिन में आएगा, पर वो तीसरे दिन मेल आ जाती है, आपको मेल से वो डाउनलोड करना होता है आपका ई वीज़ा। कुछ 2,500 से 3,000 रुपये लगे थे, तीसरे दिन आ गया था वीज़ा, वर्किंग डेज। ई वीज़ा के बाद में मैं सीधा बस फिनम फिना के जो एयरपोर्ट था वहाँ गया। एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास, वहाँ पर वो आपसे ई वीज़ा मांगते, फिर उन्होंने कहा हार्ड कॉपी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, जो भी पेपर आप कैरी करो हमेशा इमिग्रेशन के दौरान किसी कंट्री में जाने के लिए, सॉफ्ट कॉपी है, अगर आप परेशानी से बचना चाहते हो तो आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कई बार कि वो आपसे ना मांगे, पर इसका मतलब ही नहीं अगर मांग ली तो अटक जाओगे कहाँ पे, एयरपोर्ट वगैरह पे फिर प्रिंट आउट के लिए भागते रहोगे। हमेशा हार्ड कॉपी होनी चाहिए, और हार्ड कॉपी कलर्ड में होनी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर कभी कभी कोई अड़ियल होगा, बीवी से लड़के आया हुआ, तो वो बोलेगा नहीं मुझे तो कलर्ड चाहिए। कलर्ड को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आप हमेशा कलर्ड प्रिंट आउट ले करके चलना, हार्ड कॉपी हमेशा। तो मेरे पास हार्ड कॉपी थी, वो कह रही मेरे को प्रिंट आउट चाहिए, आपको हार्ड कॉपी चाहिए। मैंने वीज़ा दिखाया उसको, कह रही, मैंने कहा आपको क्यों चाहिए, वो कह रही हमें देखना है। मैंने कहा देख के वापस दे दोगे ना, क्योंकि मेरे पास एक ही कॉपी है, मुझे आगे फिर वियतनाम में भी दिखाना पड़ सकता है। तो उसने कहा नहीं सिर्फ हमें देखना, कुछ नहीं किया, उन्होंने हार्ड कॉपी देखी और मुझे वापस कर दी, बस इतना सा खेल था। उसके बाद मैं 1 घंटे की फ़्लाइट थी, मतलब अब तक की मेरी सबसे छोटी फ़्लाइट थी। तो मैं सीधा वियतनाम पहुंच गया। वियतनाम में एयरपोर्ट पहुंचा तो वियतनाम में तो ना तो फिंगरप्रिंट लिया, ना कोई फ़ोटो खींची, सीधा उन्होंने वियतनाम एयरपोर्ट पहुंचा। हाँ, वियतनाम एयरपोर्ट, क्योंकि इतने इस जर्नी में इतने एयरपोर्ट कवर कर लिए कि कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा वाला एयरपोर्ट कौन सा था। तो वियतनाम में कुछ नहीं, मतलब 2 मिनट लगे, उन्होंने सीधा स्टैंप मारी, बात खत्म करनी। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, ना सिक्योरिटी चेक में, ना फिनम फिनम एयरपोर्ट में कंबोडिया के, ना वियतनाम के एयरपोर्ट पे, सब कुछ ओके हो गया। उसके बाद मैं वियतनाम रहा। फिर वियतनाम से मैंने वियतनाम के हो चिन मिन सिटी में मैं रहा था, जो वहाँ की कैपिटल नहीं है, कैपिटल हनोई है, जो बहुत अपोजिट है, 1700 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वियतनाम एक लंबा देश है। पर हो चिन मिन में, हो ची मिन, ये एक वहाँ के नेता है जिन्होंने वहाँ की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनके नाम पर ये शहर है। इस शहर का नाम साइगोन है, वैसे तो प्राचीन नाम साइगोन है, पर फिर उस नेता के नाम पर ये शहर का नाम रख दिया गया। बहुत बड़ा शहर है वहाँ का, हो ची मिन सिटी बोलते हैं, हो ची मिन सिटी, SCMC शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो
वहाँ मैं रहा, उसके बाद मैंने वहाँ से फ़्लाइट ली लाओस की वेंतनी एयरपोर्ट की, वटाया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का नाम है वटाया और शहर का नाम है वेंतनी। वेंतनी लाओस की राजधानी है और एक बहुत कमाल की बात मुझे लगती है कि ये थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर पर है। मतलब वेंतनी जो कैपिटल है, जनरली कैपिटल हमेशा बीच में होती है, बॉर्डर पर नहीं होती, पर वेंतनी कैपिटल जो है लाओस की वो बिल्कुल बॉर्डर पर है। मतलब थाईलैंड से अगर आप एंटर करो नोंगखाई शहर से लाओस के अंदर बाई रोड, मैं कर चुका हूँ पिछले साल बाई रोड एंटर, तो एंटर करते पहला जो शहर पड़ेगा वो इसकी राजधानी है वेंतनी, नोंगखाई वाली साइड से। और वहाँ से लाओस आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है। वीज़ा ऑन अराइवल वो वटाया एयरपोर्ट पे भी देता है, जो कि कैपिटल का ही एयरपोर्ट है वेंतनी का। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मुझे वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया। यहाँ पर वही सेम चीज़ की, यहाँ पर क्या 4 विंडो एक साथ बनी हुई है। पहले में आप पासपोर्ट दोगे फॉर्म भर के, और दूसरे में फिर वो स्टिकर लगा देते हैं, ये भी स्टिकर वीज़ा देता है, दूसरे में वो स्टिकर लगा देते हैं, तीसरे में आपको फ़ीस जमा करनी होती है और चौथे में फाइनली वो जो स्टैंप लगती है स्टिकर के ऊपर वो लगती है, मतलब स्टिकर के साथ में एक स्टैंप लगती है, इतने दिन का वीज़ा दिया है हमने। तो लाओस भी 30 दिन का वीज़ा देता है, वीज़ा ऑन अराइवल इंडियंस को। वियतनाम नहीं देता है। तो वो जिसके पास मेरा पासपोर्ट जा रहा है वो हंस रहा है। और जैसे साथ में एक ही कैबिन है, उसके 3 विंडो है, तो वो 3 में लड़कियां थी, लास्ट में एक जो पुलिस ऑफिसर थे वो जेंट्स थे, तो इतने मतलब वो हंसे जा रहे हैं मेरी तरफ देख देख के, वही अगेन पासपोर्ट पे फोटो और मेरी शक्ल देख के। फिर वो पुलिस ऑफिसर वैसे तो शक्ल से बड़ा खड़ूस टाइप का दिख रहा था, पर वो बड़ा हंस रहा है मुझे, मतलब मुस्कुरा दिया। और वो मैंने फिर वो मेरे को देख रहा है, पासपोर्ट देख रहे हैं वो बार बार। फिर मैंने बोला कि हाँ, वही मेरे पास एक टिपिकल जवाब होता, भाई इस समय मेरा वजन 75 किलो से ज़्यादा था, अभी ये वो, तो हंसने लग जाते हैं। फिर वो दे दिया उन्होंने मेरे को स्टैंप लगा के पासपोर्ट, और 30 दिन का लाओस का वीज़ा मिल गया। तो मैं लाओस की कैपिटल में ही रहा। ये एक्चुअली में आप हर देश के हर शहर में नहीं जा सकते, आपकी एक लिमिटेशंस होती हैं, आप सब कुछ एक्सप्लोर तो नहीं कर सकते। पर मेरा लाओस का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। एयरपोर्ट से बाहर निकला, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, वहीं पर मैंने होटल ले लिया, सामने होटल बड़ा प्यारा था, बॉर्डर पर होटल था, नदी बॉर्डर वगैरह सब आपने देखा होगा। तो उसके बाद मैंने लाओस में कई दिन गुजारने के बाद मैं थाईलैंड आया। तो थाईलैंड में आने के लिए थाईलैंड इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल देता है, और अभी तो वीज़ा ऑन अराइवल की भी जरूरत नहीं, फ्री वीज़ा है। तो मैंने हो चिन या वेंतनी से मेरी फ़्लाइट थी, अगेन 1 घंटे की फ़्लाइट थी, तो बहुत छोटी फ़्लाइट थी, 1 घंटे की फ़्लाइट। तो मैंने जैसे ही फ़्लाइट ली तो बोर्डिंग पास जब लेने गया मैं, छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत छोटा एयरपोर्ट है, तो दिन दिन भर की 12-15 फ़्लाइट ही मुश्किल से मुश्किल उठती हैं। तो वो बोर्डिंग पास जो एयरलाइंस वाली लेडी थी वो हंसी जा रही है, वो साथ वाले को दिखा रही, करी देखना ये इसका पासपोर्ट की फ़ोटो और ये देखो ये सामने ये, वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। उसने मुझसे कम से कम 3 से 4 बार ये पूछा कि ये आपकी फ़ोटो है, ये आपका पासपोर्ट है? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने एक्सप्लेन भी किया, मैंने कहा, वो हंसे जा रही है, कह रही रियली इट्स यू, इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। मैंने कहा या बट इट्स गुड फॉर मी, मेरे लिए तो अच्छी बात है ना। तो फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट पर वो पासपोर्ट लेके फिर मेरे को बोर्डिंग पास दिया। बोर्डिंग पास और पासपोर्ट देते टाइम फिर उन्होंने पूछा रियली इट्स यू, मैं हंसने लग गया। फिर वो वहाँ से आया मैं। इस बार क्या हुआ, मेरे पास एक शैम्पू की बोतल थी और एक जूस का पैकेट था। शैम्पू की बोतल मैंने थाईलैंड में मेरी वाइफ ने खरीदी थी मेरे लिए, तो मैं उसी फ्लाई को लेके कंबोडिया आया, कंबोडिया से वियतनाम गया, वियतनाम से लाओस आया। कहीं किसी ने सिक्योरिटी चेक में नहीं रोका, उसको कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर जैसे ही लाओस में सिक्योरिटी चेक में उन्होंने बोला नहीं नहीं ये लोशन है, इसको निकालना पड़ेगा, और वो शैम्पू थोड़ा अच्छा शैम्पू था, आधी बोतल भी नहीं यूज़ हुआ होगा और एक्सपेंसिव भी था, वो उन्होंने निकलवा लिया, मेरे जूस की बोतल भी निकलवा ली। और बस कुछ नहीं, वो फिर वो उसके बाद फ्लाइट में 1 घंटे बाद में बैंकॉक था रात को। बैंकॉक का इमिग्रेशन, जब मैं बैंकॉक आया तो बैंकॉक में इमिग्रेशन तो इंडिया के लिए वीज़ा फ्री है इस समय, 10 मई तक। तो और ये वीडियो अगर आप कभी बाद में देखो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तब ये समझ लेना कि कौन से मई की बात कर रहा हूँ, 2024 10 मई तक की है। उसके बाद क्या चेंजेस होंगे, हमेशा किसी भी देश के बारे में कंफर्मेशन चाहिए तो उसकी वेबसाइट पर चले जाया करो, इमिग्रेशन की जो वेबसाइट होती है, जो उनके फॉरेन अफेयर या वेबसाइट होती है, उसमें सारे अपडेट होते हैं। हमेशा वेरीफाई किया करो किसी का भी वीडियो देखने के बाद। तो वो ऑफिसर ने कहा कि भी यहाँ फ़ोटो का नहीं उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भी
कितने दिन रुकना है आपको, हाउ मेनी डू यू वांट टू स्टे, हाउ मेनी डेज। मैंने कहा आई वांट ओनली फ्यू डेज, मैंने बता दिया मेरे को 5-7 दिन रुकना, हमेशा कम दिन बता के चलना, तो क्योंकि फिर वो आपके बजट से भी मैच हो जाता है। वो कह रहे अच्छा, कह रहे आप तो दोबारा आए हो ना, अभी 1 महीने पहले तो थे थाईलैंड में। मैंने कहा हाँ मैं थाईलैंड में था, उसके बाद में थाईलैंड से कंबोडिया। कह रहे या आई नो थाईलैंड, यू कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, वो सब दिख जाता, हिस्ट्री आ जाती पूरी उनके पास। मैंने कहा यार नाउ आई गो आफ्टर दिस आई गो बैक इंडिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने अगेन 30 दिन का वीज़ा दे दिया। और अभी मेरे पास 30 दिन का वीज़ा है, मैं जितने भी दिन यहाँ रहूँगा रहूँगा। अब यहाँ से मैं वापस इंडिया जाता हूँ या किसी और देश चले जाता हूँ, पता नहीं, जो भी होगा आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। तो ये मेरे इमिग्रेशन के एक्सपीरियंस है। इंडिया वाला इमिग्रेशन जब मैं वापस लौटूंगा तो उसका बताऊंगा आपको क्या रहा। और कुछ मैं टिप्स देना चाहता हूँ, जो मैंने कहा था, एक बात ध्यान रखना, बेसिक रूल है, ये बेसिक नियम है जो सब जगह लागू होता है। कोई मांगे या ना मांगे, कोई पूछे या ना पूछे, वो उसकी मर्जी है, पर उसके पास पावर है। किसी भी देश जाना हो, जितने भी दिन रहना हो, उतने दिन का पर डे के हिसाब से आपके पास एक एक्सपेंस होना चाहिए। मोटा मोटा मान लो $50 से $60, वो डिपेंड करता है देश कितना महंगा है। इसलिए कम डेज का बता के चलना, ताकि आपका बजट उससे मैच करे। ठीक है, मैं ये गलती एक बार कर चुका हूँ। जैसे मान लो आपने कहीं 6 दिन रुकना है, तो आपके पास मिनिमम $300 तो होने ही चाहिए। आपने कहीं 10 दिन रुकना है तो मिनिमम $500-700 आपके पास होने चाहिए। ये बात ध्यान रखना। डॉलर्स पूरी दुनिया में चलता है, डॉलर्स की वैल्यू बहुत है, डॉलर्स को हमेशा कैरी करना। किसी देश की करेंसी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोशिश करो कि कुछ थोड़ी सी करेंसी उस देश की लेके चलो। अगर वीज़ा फीस वगैरह देनी पड़ जाए, या एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको ऑटो वगैरह को देने पड़ जाए होटल तक पहुंचने के लिए, तो आपके पास कुछ उस देश की करेंसी हो। नहीं तो फिर एटीएम से निकालो। एटीएम से चार्ज मोटा मोटा मान लो 500-700 रुपये पड़ जाता है। 3%, 5% चार्ज करते हैं, 7% तक चार्ज करते हैं, 8 पर, 3 पर तो करते ही नहीं है इंटरनेशनल विड्रॉल में। तो एक तो डॉलर कैरी करो। दूसरा, जिस भी देश जा रहे हो उस देश से बाहर जाने की टिकट आपके पास होनी चाहिए। उस देश से बाहर जाने की आपके पास एग्जिट टिकट होनी चाहिए, बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट, कैसे भी आप जाओ, बाई शिप जाओ, आपके पास उस देश से वापस बाहर किसी और देश जाने का टिकट होनी चाहिए, एग्जिट। अगर वो देश, जिस देश आपने यहाँ से बाहर जाना है, अब वीजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीजा तो तब चाहिए होता है जब आपको जाने के लिए आप इमिग्रेशन करवाते हो। मतलब आपके पास किसी भी देश जा रहे हो, वहां की कंफर्म होटल होटल बुकिंग होनी चाहिए। पेड हो या नॉन पेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर कंफर्म होनी चाहिए। 1-2 दिन की पेड करा लो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। पहले 1-2 दिन की पेड करा लो, सस्ती सी, चाहे हॉस्टल की बुकिंग करा लो 300, 400, 500 वाली, चाहे बाद में कैंसिल कर दो या डूब भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 1-2 दिन की कंफर्म होटल बुकिंग हो, बाकी के दिन की जितने दिन रहना है उसकी बुकिंग होनी चाहिए। आपके पास एग्जिट की जरूर टिकट होनी चाहिए, बहुत मस्ट है। आपके पास डॉलर्स होने चाहिए पर डे के हिसाब से, ठीक है। आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें ठीक ठाक सा फंड हो, और इन सब डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, और हार्ड कॉपी कलर्ड में होनी चाहिए। ये बात ध्यान रख लेना। ये मैं बता रहा हूँ वीजा ऑन अराइवल वाले केस में। और अगर आपके पास ई वीजा है तब भी, ई वीजा का मतलब, अगर आपके पास ई वीजा है या स्टिकर वीजा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस देश में एंट्री मिल जाएगी। एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी ये इमिग्रेशन डिसाइड करेगा। बहुत बार आपके पास ई वीजा होते हुए भी आपको डिपोर्ट कर देते हैं, अगर आपके उनको चीजें सही नहीं लगती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है, या आपके ऊपर डाउट हो रहा है, या आपको बदतमीजी कर रहे हो, वो वापस भेज सकते हैं। आपके पास वीजा होते हुए भी डिपोर्ट कर सकते हैं आपको। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि आपके पास ई वीजा है या वो आपके अगर झंझट से बचना चाहते हो तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स की कलर्ड हार्ड कॉपी होनी चाहिए, उनके उनसे पूछे गए सारे सवालों के जवाब होने चाहिए। वो गिनती के टिपिकल 4-5 सवाल ही पूछते हैं। एक कि आपका आने का पर्पस क्या है, आप बोलोगे टूरिस्ट, वो बोलेंगे अपना पैसे दिखा दो, कितने पैसे खर्च करने के लिए वो दिखा दो। आप वापस कब जाओगे उसकी आपको टिकट चाहिए होगी। आप कहाँ रह रहे हो उसका आपको होटल बुकिंग चाहिए होगी, उसका एड्रेस वगैरह मांग लें। कभी कभी वो आपके सामने बैठ के उनको फोन भी करते हैं, मेरे साथ हो चुका है। वो होटल में फोन करेंगे कि ये बुकिंग कंफर्म है कि नहीं है, फ्लाइट का कंफर्मेशन नंबर से चेक करेंगे फ्लाइट की टिकट ओरिजिनल है कि डमी तो नहीं है। तो ये भी केस हो सकता है, मेरे साथ फिलीपींस में हुआ था, मनीला में। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि आप जेन्युइन रहोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा जिसको भाप लेते हैं। आपको, आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कलर प्रिंट आउट होनी चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास एग्जिट की टिकट होनी चाहिए, आपका पर्पस क्या मानने का, आपके पास बजट होना चाहिए। और एक चीज और है जहां पर कहानी फंस जाती है, इनकम सोर्स। अगर आप नौकरी करते हो तो आपके पास नौकरी का कोई प्रूफ होना चाहिए, और आपने वहां से ऑफिस से छुट्टी ली हुई है, उसका लेटर होना चाहिए।
इनकम प्रूफ वगैरह तो शुरू में वीज़ा अप्लाई के लिए चाहिए होता है, पर वो आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह दिखा सकते हो कि जिसमें सैलरी वगैरह आती है। पे स्लिप दिखा दोगे वो भी ठीक है, पर आपके पास होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके पास कोई ना कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐसा कुछ ना कुछ, बिजनेस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, ये सब होनी चाहिए। इनकम सोर्स जरूर पूछते हैं, क्योंकि उनको शक है कि मान लो ये आदमी आके गायब हो सकता है टूरिस्ट वीजा पे, तो आपको ये, उनको ये चाहिए होता है कि बंदे का कोई काम धंधा है अपने देश में। ये उनके पर्पस होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इसको कोशिश करना, इसको आप आपको झंझट से बचना हो तो ये कर सकते हो। बाकी 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे। जो लोग यहाँ पे पहुंचे होंगे वो इस वीडियो से क्या समझे, ये वीडियो उनके लिए फायदेमंद है नहीं है, वो एक कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मुझे मालूम पड़े कि इतने लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, ताकि मैं आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ जो आपको कभी ना कभी इन झंझटों से बचा सकेंगी। ठीक है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं कोई पढ़ करके या कहीं से रट के ये बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी लोग यहाँ पर, बहुत कम लोग ही देखते हैं मेरे चैनल को, और उसमें से भी बहुत कम लोग ही यहाँ तक पहुँचेंगे, पर जो भी यहाँ तक पहुँचेंगे, अगर वो एक कमेंट करके बता देंगे कि हाँ भाई ये वीडियो वीडियो वैल्यूबल है उनके लिए, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आगे भी और ऐसे वीडियो बना सकता हूँ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।